हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्फीबियंस में एक्सेस फॉर्मेशन की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एम्फीबियंस में क्लीवेज और गैस्ट्रोलेशन की, और आज बात करेंगे एक्सेस फॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, गैस्ट्रोला के अंदर जो अर्ली फेज में सेल्स होती हैं, अभी गैस्ट्रोला जस्ट इनिशिएट हुआ ही है, गैस्ट्रोलेशन शुरू हुआ है, और जो अर्ली फेज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो हाईली अनकमिटेड हैं। मतलब वो किसी भी दूसरी तरह की सेल बना सकती हैं। लेकिन यहीं अगर हम गैस्ट्रोलेशन में लेट हो गए, लेट फेज में आ गए, तो अब सेल्स हो चुकी हैं कमिटेड। अब सेल्स अपने डेस्टाइन्ड ऑर्गन को या टिश्यू को ही बनाएंगी। अगर आप उसको उठा करके दूसरी जगह प्लेस कर दो तो भी वो अपने कमिटेड ऑर्गन को ही डेवलप करेंगे। इसके लिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ट्रांसप्लांटेशन किया गया अर्ली गैस्ट्रोला में और लेट गैस्ट्रोला में। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो वो एपिडर्मिस जिसको बेसिकली न्यूरल टिश्यू बनाना था, उसको हमने ट्रांसप्लांट किया एक ऐसी जगह पर जहां पर बनना चाहिए था एपिडर्मिस, और बाद में डेवलपमेंट के बाद हमने देखा तो उस जगह पर एपिडर्मिस ही बना हुआ था। मतलब वो सेल्स जो बेसिकली न्यूरल टिश्यू बनाने के लिए कमिटेड थी वो बना रही हैं एपिडर्मिस। दैट सिंपली मीन्स कि अर्ली गैस्ट्रोलेशन फेज में कोई कमिटमेंट नहीं है, सेल्स कंडीशनली स्पेसिफाई हो रही हैं। मतलब सेल्स अपने नेबरिंग सेल्स से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, और जैसा कि नेबरिंग सेल्स जो टिश्यू बना रही हैं उसी हिसाब से वो सेल्स अपने को चेंज कर रही हैं और वही वाला टिश्यू बना रही हैं। लेकिन लेट गैस्ट्रोलेशन में चीजें फर्क हो गई, चेंज हो गया। लेट गैस्ट्रोलेशन में क्या चेंज आया कि वो पर्टिकुलर एक्टोडर्म का टिश्यू जिसको न्यूरल टिश्यू बनाना था, वो अगर हमने ट्रांसप्लांट कर दिया किसी और जगह पर, तो अब ये न्यूरल टिश्यू ही बना रहा है, ये एपिडर्मिस नहीं बना रहा। तो सिर्फ टाइम का फर्क है। अर्ली फेज में अगर हमने ट्रांसप्लांट किया तो सेल्स ने अपने आप को चेंज कर लिया, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हुआ और सेल्स ने एपिडर्मिस ही बनाई। कोई फर्क नहीं पड़ता वो सेल्स न्यूरल टिश्यू बनाना चाहती थी, कोई बात नहीं, हमारे नेबरिंग सेल्स एपिडर्मिस बना रहे हैं तो हम भी एपिडर्मिस बना देंगे। लेकिन लेट गैस्ट्रोला में ऐसा नहीं है। मुझे न्यूरल टिश्यू बनाना है तो मुझे न्यूरल टिश्यू ही बनाना है। बेशक आप मुझे अपनी प्लेस से उठाकर किसी और प्लेस पर रख दो, मैं वहां पर भी न्यूरल टिश्यू ही बनाऊंगा। तो ये है फर्क कंडीशनल स्पेसिफिकेशन और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में। अब देखिए, यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये जो रेड कलर पोर्शन आपको फिगर में दिख रहा है ये बना रहा है डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। अब इसको उठा करके ट्रांसप्लांट कर दिया एक दूसरे पोर्शन में जहां पर बननी थी एपिडर्मिस। अगर आप ध्यान से थर्ड फिगर में देखेंगे तो यहां पर इनवेजिनेशन शुरू हो चुकी है, एक नया डोर्सल लिप बनना शुरू हो चुका है, एक नई एक्सिस बननी शुरू हो चुकी है। ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर पूरी तरह से सेल्फ डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है, ये खुद ही खुद को डेवलप कर रहा है। और ये जब दूसरी जगह पर हमने प्लेस किया तो वहां पर इसने एक नई एक्सिस बना दी, एक नई तरीके से इन्वेजिनेशन शुरू कर दिया, और अब यहाँ पर बनना शुरू हो चुका है एक दूसरा ऑर्गेनाइजर। और इस ट्रांसप्लांटेशन से क्या आउटकम आया कि दो एनिमल एक साथ बने हुए मिल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्लास्टुला एक ही था, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग एक्सेस बननी शुरू हो चुकी थी तो इसलिए दो एनिमल बने हुए मिल रहे हैं। तो ये जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है और इसकी जो डेरिवेटिव सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट में पूछ चुके हैं। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजर बनता कैसे है? इस ऑर्गेनाइजर के बनने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है न्यूकूप सेंटर को। एक साइंटिस्ट थे पीटर न्यूकूप, उन्होंने स्टडी किया कि कुछ सेल्स होती हैं ऑर्गेनाइजर के ठीक नीचे, वेजिटल पोल में वेजिटल सेल्स होती हैं, और ये सेल्स कुछ सिग्नल देती हैं, जिस सिग्नल की वजह से इसके ठीक ऊपर वाली सेल्स खुद को कन्वर्ट करती हैं ऑर्गेनाइजर में। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो सेल्स वेजिटल पोल में प्रेजेंट हैं, वेजिटल हाफ में प्रेजेंट हैं, वो ही अपने ऊपर वाली सेल्स को मेसोडर्म में कन्वर्ट करती हैं, न्यूकूप ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ब्लास्टुला में तीन अलग अलग फेजेस में सेल्स को डिवाइड किया। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं तीन कलर्स में सेल दिखाई हैं एक ही ब्लास्टुला के अंदर। एक ब्लू कलर सेल्स हैं जो बना रही हैं एक्टोडर्म,
फिर रेड कलर सेल्स हैं जो बना रही हैं मेसोडर्म, और येलो कलर सेल्स हैं जो बना रही हैं एंडोडर्म। न्यूकूप ने क्या किया कि बीच की मेसोडर्मल सेल्स को निकाल दिया, हटा दिया। क्या बचेगा? ऊपर की एनिमल कैप वाली सेल्स जो बनाएंगी एक्टोडर्म, और नीचे की वेजिटल सेल्स एंडोडर्मल सेल्स जो बनाएंगी एंडोडर्म। न्यूकूप ने देखा कि जो वेजिटल पोल पर सेल्स प्रेजेंट हैं वो कुछ सिग्नल दे रही हैं, जिसकी वजह से जो इसके ठीक ऊपर एनिमल कैप वाली सेल्स हैं जिसको एक्चुअली बनाना चाहिए था एक्टोडर्म, लेकिन अब ये सेल्स बना रही हैं मेसोडर्म। मतलब मेसोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन इंड्यूस हो रही है एंडोडर्मल सेल्स से। एंडोडर्मल सेल्स कुछ सिग्नल दे रही हैं जिसकी हेल्प से मेसोडर्मल सेल्स बन रही हैं। तो दोस्तों, जो वेंट्रल और लेटरल एंडोडर्म है वो इंड्यूस कर रही है वेंट्रल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म को। वेंट्रल मेसोडर्म जिससे बनेगा मेसेंकाइम और ब्लड, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म जिससे बनेंगे मसल्स और किडनी। और इसके अलावा जो डॉर्सल एंडोडर्म है वो इंड्यूस कर रही है डॉर्सल मेसोडर्म को, जिससे बनेंगे सोमाइट्स और नोटोकॉर्ड। तो ये जो डॉर्सल मोस्ट एंडोडर्मल सेल्स हैं, जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स हैं जो बना रही हैं डॉर्सल मेसोडर्म को, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं न्यूकूप सेंटर। ये न्यूकूप सेंटर प्रेजेंट है एंडोडर्मल सेल्स में, ना कि मेसोडर्मल सेल्स में। और एंडोडर्मल सेल्स में बैठा ये न्यूकूप सेंटर इंड्यूस करता है मेसोडर्मल सेल्स में ऑर्गेनाइजर को, ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन को। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट है मेसोडर्म में, लेकिन ये इंड्यूस हो रहा है न्यूकूप सेंटर से, और न्यूकूप सेंटर प्रेजेंट है एंडोडर्म में। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली जीनोपस में ये मेसोडर्म कैसे इंड्यूस होता है? बाय इंड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बार जीन। इसे बोलते हैं जीनोपस ब्रैक्यूरी जीन। इस जीन के एक्सप्रेशन से इंड्यूस होता है मेसोडर्म की फॉर्मेशन। और बेसिकली ये जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स हैं, या जो डॉर्सल मोस्ट एंडोडर्मल सेल्स हैं, या फिर कहें कि जो न्यूकूप सेंटर है, ये कैसे सिर्फ डॉर्सल साइड में ही ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है, ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है, और वो है बीटा कैटेनिन। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया है कि अगर हम इस बीटा कैटेनिन को किसी ब्लास्टुला के वेंट्रल साइड में इंजेक्ट कर दें तो वहां से भी एक नई सेकेंडरी एक्सिस स्टार्ट हो जाती है, सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। डॉर्सल साइड में अगर बीटा कैटेनिन था तो ऑब्वियसली ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बना रहा है, यानी कि यहाँ से एक इन्वेजिनेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीटा कैटेनिन को अगर हमने वेंट्रल साइड में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ से एक और सेकेंडरी एक्सिस बननी शुरू हो चुकी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये हमने आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट करके देखा। दैट सिंपली मीन्स कि बीटा कैटेनिन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन में। पर सवाल ये आता है कि ये बीटा कैटेनिन रेगुलेट कैसे होता है? ये बीटा कैटेनिन रेगुलेट होता है GSK3 प्रोटीन से। ये GSK3 क्या है? GSK3 है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज प्रोटीन, और एक तरह का एंजाइम। ये GSK3 बीटा कैटेनिन को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। मतलब GSK3 बीटा कैटेनिन को डिग्रेड करता है, इनहिबिट करता है। तो फिर ये GSK3 कैसे बीटा कैटेनिन को रेगुलेट कर रहा है ताकि इसके डॉर्सल साइड में ऑर्गेनाइजर बने? इसके लिए साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जब बीटा कैटेनिन होता है वो पूरे ब्लास्टुला में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक्सप्रेशन होता है GSK3 का। GSK3 इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन को। तो अगर GSK3 भी पूरे ब्लास्टुला में एक्सप्रेस होगा तो ये बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि GSK3 डॉर्सल साइड में खुद इनहिबिट हो जाता है। जब ब्लास्टुला के डॉर्सल साइड में GSK3 इनहिबिट हो गया तो ये बीटा कैटेनिन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा। अगर बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं होगा तो ये ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। वेंट्रल साइड में GSK3 एक्टिव होता है। अगर GSK3 वेंट्रल साइड में एक्टिव है तो ये बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देगा, और वहां पर बीटा कैटेनिन अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉर्सल साइड में बीटा कैटेनिन एक्टिव रहता है बिकॉज GSK3 इनहिबिट हो जाता है। अब सवाल फिर से एक और आता है
कि ये GSK3 वेंट्रल साइड में एक्टिव क्यों रहता है और डोर्सल साइड में इनहिबिट क्यों हो जाता है। इसका आंसर मिला डिसेबल्ड प्रोटीन से। ये डिसेबल्ड प्रोटीन वेजिटल पोल की साइड प्रेजेंट होता है। तो जब एग में स्पर्म एंटर करता है तो उसके साथ साथ एग में होता है कॉर्टिकल रोटेशन। स्पर्म एंट्री की साइड में कॉर्टिकल रोटेशन होता है लगभग 30 डिग्री, जिसकी वजह से स्पर्म एंट्री के ठीक अपोजिट पॉइंट पे बन जाता है एक ग्रे क्रिसेंट। इस कॉर्टिकल रोटेशन की वजह से जो डिसेबल्ड, अब आप मेरे थंब को देखिए, ये डिसेबल्ड जो प्रोटीन था ये होता है वेजिटल पोल में। अब वेजिटल पोल से जब ये कॉर्टिकल रोटेशन होगी तो ये शिफ्ट हो रहा है डोर्सल साइड पे। इसके डोर्सल साइड पे शिफ्ट हो गया। ये देखिए मेरे थंब की पोजीशन जो है, अगर आपको दिख रही हो, ये डोर्सल साइड पे शिफ्ट हो गया। तो इस साइड पर ये डिसेबल्ड इनहिबिट करता है GSK3 को। जब GSK3 को इनहिबिट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, तो फिर GSK3 अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा और बीटा कैटेनिन इंड्यूस करवाएगा ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन न्यूक्लिक सेंटर से। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज के वीडियो की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।